हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है और इसमें जो है क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया गया है। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अध्याय 28। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डील करेंगे। तो अकबर का शासन, अकबर, बैरम खां की संरक्षता का समय, साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार, प्रशासन, मनसबरी पद्धति और सेना के बारे में, अकबर के नवरत्न के बारे में, स्थानीय सरकार का संगठन, राजपूतों से संबंध, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सिख, पुर्तगाली और अंग्रेजी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी यानी अंग्रेजों से। देखिए, अकबर का जो शासन है 1556 से 1605 ईस्वी के बीच है। मैप को एक बार देखिए, एनालिसिस कीजिए कि अकबर का जो विस्तार है किस तरह से जो है इसका क्षेत्र विस्तारित है। याद रखिएगा, दक्षिण विजय के बाद ही अकबर जो है इसने सम्राट की पदवी जो है धारण की थी, दक्षिण विजय के बाद। और अकबर के शासन काल में दक्कन में हल की संख्या पद्धति भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। सबसे पहले अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अकबर का जो जन्म है अमरकोट के राणा विरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, सिंध के थार जिले में। अमरकोट कहाँ है? सिंध के थार जिले में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी, यानी शेख अली अकबर की। हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कालानौर में यानी पंजाब में था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 10 फरवरी 1556 में ईंटों का एक सिंहासन बनवाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना दी गई। कालानौर में मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंश का ताज पहना दिया गया। बैरम खां को मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खान ए खाना का खिताब दिया गया था। हेमू एक हिंदू शासक था जिसने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह 22 युद्ध कर चुका था, 22 वार किया था, युद्ध किया था। उनमें से यानी इन 22 युद्ध में वह किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों, 500 हाथियों और एक दस्ता तोपखानों के साथ दिल्ली की ओर जो है बढ़ा। एक भीषण युद्ध में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों को पराजित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। देखिए, मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। आपको कमेंट करके बताना है कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तभी हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित होकर गिर गया। नेतृत्व कह सकते हैं कि नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हुई। हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। अकबर के समकालीन जो शासक हैं, महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, कार्यकाल है 1558 से 1603 ईस्वी। सम्राट हेनरी चतुर्थ, देश है फ्रांस, कार्यकाल 1553 से 1610 ईस्वी। शाह अब्बास ये ईरान के थे और कार्यकाल है 1588 से 1629। और इसके बाद जार इवान बेसिलियेविच, इनका जो संबंध है रूस से है और कार्यकाल 1530 से 1584 ईस्वी। तो याद रखिएगा, जो एविच है इनका उपनाम है देखिए इवानदी टेरिबल, इवानदी टेरिबल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए तो बैरम खां की संरक्षता का जो समय है बताइए, तो 1556 से 1560 ईस्वी, याद रखिएगा। बैरम खां लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खां ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को अप्रसन्न कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता, जिसके कह सकते हैं कि इन मतभेदों जब छोटी छोटी बातों को लेकर अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता, तो जिससे अकबर को लगने लगा कि राजकाज को किसी अन्य के हाथों में और अधिक दिन रहने देना जो है ठीक नहीं है। ठीक है, अकबर ने बहुत चतुराई से काम लिया। देखिए, शिकार के बहाने वह आगरा से जो है रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से एक फरमान जारी कर उसने बैरम खां को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। अकबर ने उसके सामने दरबार में या बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने या
हज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प रखा। बैरम खां ने दूसरे विकल्प को चुना, लेकिन जब वो मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगान ने, जिसकी कह सकते हैं उससे रंजिश थी, ठीक है, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, शत्रुता थी, इसने हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खां की विधवा, जो कि रिश्ते में उसकी बहन थी, इससे विवाह कर लिया। साम्राज्य का प्रारंभिक जो विस्तार है इसके बारे में देख लेते हैं। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए थे वे मालवा, गढ़ा, कटंगा और अजमेर थे। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दोनों कलाओं में जो है समान रूप से निष्णात और अपनी सुंदरता के लिए जो है ये प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित है। ठीक है, याद रखिएगा। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। उसके शासन काल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता माहम अनगा के बेटे आदम खां ने किया था। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ। लूट के धन पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया। आदम खां और मालवा में प्रतिक्रियाएं हुई तथा बाज बहादुर ने अपना जो है खोया हुआ राज वापस पाने में सफलता प्राप्त की। बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के पश्चात अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना जो है भेजी और परिणाम स्वरूप वह हार गया और उसे मालवा छोड़कर जाना पड़ा। अकबर की जो विजय है इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर की विजय कब कब हुई, तो गोंडवाना विजय अकबर की विजय थी 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ का विजय 1568 ईस्वी में। कालिंजर का विजय 1570 ईस्वी में। आमेर से जो संधि हुई थी 1562 ईस्वी में। मरवाड़ का विजय 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और असीरगढ़ का जो युद्ध है इसमें विजय 1601 ईस्वी में इसे प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात जो है वो अकबर के दरबार में पहुंचा, जहां बादशाह ने उसे जो है मनसबदार बना लिया। लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़ कटंगा राज पर आक्रमण कर दिया। इस राज में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमन दास को था, जिसका जीवन काल 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमन दास ने राय सेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का जो है खिताब दिया था। किसका? संग्राम शाह का। गढ़ कटंगा राज में गोंड और राजपूत सरदारों के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र जो है शामिल थे। संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघरानों की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का जो है विवाह करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी, जो धनुष, बाण और बंदूक दोनों को चलाने में ये निपुण थी। देखिए, उसने पड़ोसी राज्यों से कई सफल युद्ध किए थे। इन पड़ोसियों में एक बाज बहादुर भी था। रानी की बेशुमार दौलत और अतुलित सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा। इसके बाद वह बुंदेलखंड की ओर 10,000 घुड़सवारों को लेकर बढ़ चला। रानी दुर्गावती ने आसफ खां की सेना से जो है संघर्ष किया। घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुरी से लड़ती रही। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसने स्वयं ही छुरा घोंपकर अपने प्राण त्याग कर दिए। अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा बंगाल और गुजरात को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण था। 6 महीनों की घेराबंदी के 6 महीनों की, याद रखिएगा, घेराबंदी के बाद जो है चित्तौड़ पराजित हो गया। कब? 1568 ईस्वी में। अपने सरदारों के सुझाव पर किले को प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फतेह के जी में छोड़कर राणा उदय सिंह पहाड़ियों में जा बैठा था। जब मुगलों ने किलों में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में किसानों और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जयमल और फतेह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। अंततः वे पराजित हुए और वीरगति को ये प्राप्त हुए।
सुरवीर जयमल और फतेह के सम्मान में अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीता गया, जो राजस्थान के सबसे शक्तिशाली दुर्ग के रूप में ये प्रसिद्ध था। 1572 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के रास्ते अहमदाबाद पर चढ़ाई की। अहमदाबाद ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया और इसी विजय के याद में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस लिए करवाया गया था? तो किसकी याद में? तो अहमदाबाद जो है ये बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसी विजय की याद में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ। कैम्बे में अकबर ने कह सकते हैं कि जो कैम्बे है, कैम्बे में अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र रेखा और एक नाव पर सवार होकर जो है उसकी लहरों का आनंद लिया। पुर्तगाली व्यापारियों की एक मंडली ने भी वहां आकर पहली बार उससे मुलाकात की। इस समय तक जो है पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और वे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की योजना बना रहे थे। अगर प्रशासन के बारे में देखें तो गुजरात विजय के समय अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। गुजरात से लौटते वक्त यानी 1573 ईस्वी के बाद अकबर ने गुजरात से लौटने के बाद जो है 1573 ईस्वी के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आरंभ किया। संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने जाने वाले अमले जो है भर्ती किए गए। उनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ दाम यानी 2,50,000 रुपए वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अकबर ने एक नई प्रणाली को शुरू किया था जिसे दहसाला कहते थे। कब किया था? 1580 ईस्वी में। और इस प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 यानी 10 या 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत उपज का 1/3 भाग जो है राज्य का हिस्सा तय किया गया, लेकिन राजस्व की मांग नगद की शक्ल में सामने रखी गई। आगे बढ़ते हैं। यह काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को जो है नगद में तब्दील करके किया गया। राज्य के हिस्सों में पड़ने वाली 1 बीघा जमीन की उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपयों में तय किया गया। किसान को न केवल स्थानीय उपज के आधार पर बल्कि स्थानीय मूल्यों के आधार पर राजस्व जो है अदा करना पड़ता था। इस प्रणाली के कई लाभ भी थे। जिस समय लोहे की कड़ियों से जुड़े बांसों से बोए गए रकबे को नापा जाता था, उसी समय किसानों और राज्य दोनों को मालूम हो जाता था कि राजस्व कितना होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं शासक और वजीर और वकील। तो देखिए, बाबर के जो वकील और वजीर थे, नाम है मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग था। अकबर के वजीर और वकील, वजीर का जो नाम था बैरम खां था और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। जहांगीर के समय जो यह पद था वो खाली था। शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया। यदि याद रखिएगा, यदि सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसान को भू राजस्व में छूट दी जाती थी। पैमाइश की इस प्रणाली और इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता था। 10 साला प्रणाली जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा रूप था। सबसे सामान्य और संभवतः सबसे पुरानी प्रणाली का नाम बटाई या गल्ला बख्शी था। बटाई या गल्ला बख्शी। इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच बांट दी जाती थी। कपास, तिलहन, गन्ना आदि की फसलों के मामलों में राज्य आमतौर पर नगद अदायगी चाहता था, इसीलिए इन्हें नगदी फसल कहा जाता था। अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था। क्या था? नसक। भू राजस्व तय करने में कृषि भूमि की उर्वरता का ध्यान रखा जाता था। जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे परती कहते थे, और जब परती जमीन में खेती की जाती थी तब उस पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था। वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था, तथा इससे ज्यादा समय तक पड़ती रहने वाली भूमि को बंजर कहते थे। तो
जो नियम है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियों में विभाजित किया जाता था। राज का दावा 1/3 उपज पर होता था। माप तौल के पैमाने अकबर के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व उत्तर में नाप के लिए सिकंदरी गज प्रचलित था, 39 अंगुल या 32 इंच। किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज यानी 41 अंगुल या 33 अंक जो है इंच ने ले लिया था। तो याद रखिए, इलाही गज ने ले लिया था। आईने 10 साल प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासन काल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था। 10 साल प्रणाली 10 साला बंदोबस्त नहीं थी और न वह अस्थाई बंदोबस्त थी। राज को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था। देखिए, जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है और यहां से प्रश्न पूछे गए, तो याद रखिएगा जब्ती प्रणाली का जो संबंध है किससे जोड़ा जाता है, किससे माना जाता है, तो राजा टोडरमल से। और कभी कभी उसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता था। टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन काम किया था। मुगल काल में निम्न प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है। देखिए, पाहिक कास्ट। पाहिक कास्ट अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले किसान थे। खुद कास्ट स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले ये किसान थे। जमीन भी इसी गांव में था, यानी जिस गांव में रहते थे। मुजारे मालिकों की जमीन या खुद कास्ट किसानों की जमीन पर ये खेती करने वाले किसान थे। तो याद रखिएगा, मनसबदारी पद्धति और सेना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अकबर की मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। देखिए, सबसे निचला जो दर्जा था वो 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों यानी अमीरों के वर्ग के लिए था। अकबर के अंतिम शासन काल में 5,000 मनसब को बढ़ाकर 7,000 बना दिया गया तथा मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मानसी, इन दोनों सरदारों को जो है उच्चतम जो है मनसब से सम्मानित किया गया। ये दर्जे सामान्य रूप से 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, जात और सवार में। जात का मतलब था व्यक्तिगत, यानी इससे जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था और वेतन तय होता था। सवार दर्जा जो है यह सूचित करता था कि उससे कितने सवार रखना अपेक्षित था। सिपाहियों की एक चेहरा या कह सकते हैं कि विवरण रखा जाता था, चेहरा के रूप में रखी जाती थी, विवरण डेटा रखा जाता था तथा उसके घोड़ों को शाही निशान से दाग दिया जाता था, जिसे दाग प्रणाली कहते थे। क्या? दाग प्रणाली। ठीक है। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है। जो मनसबदारी प्रथा का मूल है किस में देखा जा सकता है, तो चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने अपनी सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। अकबर ने इसका आरंभ अपने शासनकाल के 19वें वर्ष यानी 1577 ईस्वी में उस समय किया था, जब उसने अपनी भू राजस्व, याद रखिए, जब उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया तथा जात और सवार नामक प्रणालियां शुरू की। 500 जात से नीचे के दर्जे वाले लोग मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक की जात वाले लोग अमीर और 2500 से ऊपर की जात वाले लोग अमीर उम्दा या उम्दा ए आजम कहलाते थे। ठीक है। देखिए, अकबर के जो अकबर के नौरत्न थे, इनके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आता है बिरबल का, इसके बाद अबुल फजल। ये अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। कौन कौन? तो बिरबल, अबुल फजल, याद रखिएगा, अकबर, अबुल फजल, तानसेन, इसके बाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, मानसी, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बीरबल, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता था। इनका जन्म जो है, बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम महेश दास था। याद रखिएगा। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए थे। तानसेन, मेजा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें जो है
कंठ भरणवाड़ी विलास की जो है उपाधि से सम्मानित किया। अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। मानसी ये ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था और इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा तोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। कहां पर? लहरपुर तहसील में। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान और अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना जो है चलाई थी। इसके बाद फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता का फारसी में अनुवाद और अकबरनामा नामक ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की थी। इसके बाद है हकीम हुमाम, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें जो है अपने नवरत्नों में शामिल किया था। मुला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजक जो है अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुला दो प्याजा कर दिया। देखिए, मनसबदार से आशा की जाती थी कि अपने वेतन में से वह जो है निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़े, हाथियों और भारवाही पशुओं जैसे ऊंट, खच्चर, गाड़ियां आदि पर होने वाले व्यय भी क्या करे? पूरा करे। 5000 मनसबदार को जो है 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊंट, 100 खच्चर और 160 गाड़ियां जो है रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5000 मनसबदार को मासिक जो है 30,000 रुपए, 3000 को 17,000 रुपए और 1000 को 8200 रुपए दिए जाते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्थानीय सरकार का जो संगठन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगने और सरकारें पूर्ववत जो है अस्थायी रही, पहले के जैसे अस्थायी रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमलगुजार होते थे। फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमलगुजार का काम भू राजस्व निर्धारित करना और उसे वसूल करना होता था। साम्राज्य के प्रदेश जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित थे। खालिसा गांवों की आय सीधे शाही खजानों में जाती थी। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों यानी जो धर्म ज्ञाता थे इनको आवंटित की जाती थी। ठीक है। अमलगुजारों से जो है सामान्य तौर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगरानी रखने की आशा की जाती थी। उसकी केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर आधारित थी। सैनिक विभाग का प्रधान जो होता था वो मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। याद रखिएगा, साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान मीर बख्शी होता था। खुफिया अधिकारी जिन्हें बरीद कहा जाता था और सूचना अधिकारी जिसे वाकिया नवीस कहा जाता था, ये दोनों साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे और एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करते थे। पदाधिकारियां मीर सामा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। यह हरम की जरूरतों की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करता और उसकी व्यवस्था करता था। अत्यधिक वस्तुएं सामान शाही कार्यशालाओं की देख रेख में बनाई जाती थी जिन्हें कारखाना कहते थे। क्या? कारखाना। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की देखरेख में हुआ करता था। न्याय विभाग का प्रधान आला काजी होता था। यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुनता था। इसकी सहायता के लिए जो है मुफ्ती होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। ये 12 जो सूबे थे, बंगाल था, बिहार था, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात था। तो 12 सूबों में इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया। बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात में, और प्रत्येक सूबे में एक एक सूबेदार, दीवान, बख्शी, ठीक है, सदर काजी और वाकिया नवीस नियुक्त कर दिया गया। इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। राजपूतों से संबंध देख लेते हैं किस तरह से था। तो अकबर के सिंहासन पर बैठते ही आमेर का कछवाहा वंशीय शासक भारमल उसके दरबार में आया। कौन? भारमल। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री जो है
जिनका नाम हरखाबाई यानी जोधाबाई का जो है विवाह अकबर से करके जो है उसके साथ अपनी संधि को जो है सुदृढ़ किया। अकबर की राजपूत नीति के साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सुखद संयोग था। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर जो है समाप्त कर दिया। कब? 1564 में उसने जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ कर, जो तीर्थ कर होता था, इससे पहले समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा इसके जो कार्य हैं। अगर बात करें नेक्स्ट, तो जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध को स्थापित किए थे। मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो मुगल प्रभुता स्वीकार न करने की जिद पर अड़ा हुआ था। उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। अकबर ने एक के बाद एक कई दूतमंडल भेजवाकर जो है महाराणा प्रताप को इस बात पर सहमत करने की जो है कोशिश की कि वह मुगल प्रभुता को स्वीकार कर ले। अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसे महाराणा प्रताप ने धारण कर लिया था। महाराणा प्रताप ने बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और उसकी सेवा स्वीकार कर लेने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेजा था। राणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शाहशाह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। 1576 ईस्वी के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मानसी को 500 की एक सेना लेकर जो है राणा प्रताप पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। राणा की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटी में, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती थी, दोनों पक्षों के भी बीच जो है भीषण युद्ध हुआ। मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों में क्या किया, जो थे, जो मेवाड़ के अधीन और उसके मित्र थे और जिन्होंने राणा को समर्थन दिया था, इनके अत्यधिक जो है विनाश किया था। इन राज्यों में अत्यधिक विनाश हुआ। अकबर ने इन राज्यों को जीतकर इनके साथ अलग से संधियां की, जिससे राणा प्रताप और भी जो है अकेला पड़ गया। देखिए, मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर अधिकार कर लिया। 1585 ईस्वी में अकबर ने उत्तर पश्चिम की भयानक परिस्थितियों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल दिया और अगले 12 वर्षों तक वह वही रहा। राणा प्रताप के विरुद्ध कोई मुगल सेना नहीं भेजी गई। राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया, जिनमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावंड में एक नई राजधानी बसाई। 1597 ईस्वी में मात्र 51 वर्ष की आयु में जो है राणा प्रताप की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 51 ईयर्स में अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। याद रखिएगा, जो अकबर की राजपूत नीति थी मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दुर्धर्ष योद्धाओं की सेवा जो है प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना और उसका विस्तार करने में राजपूतों की अविचल निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण की ओर अगर बात करें तो अकबर ने जो प्रारंभिक सुधार किए थे उनमें से एक यह था कि उसने मुस्लिम राज में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने प्रयाग, बनारस आदि पवित्र स्थलों पर जाने वाले लोगों पर लगाए जाने वाले तीर्थ कर समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अकबर ने सुयोग्य हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में स्थान देकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को सुदृढ़ किया और आरंभ से ही अकबर की धर्म और दर्शन में जो है गहरी रुचि थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया, जिसे इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष कहा जाता है। इबादत खानों में वह धर्मतत्वज्ञों यानी धर्म ज्ञाता, रहस्यवादियों और अपने दरबार के जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियां जो है आयोजित करता था। अकबर ने इबादत खानों के द्वारा सभी के लिए खोल दिए। जो इबादत खाने के द्वार हैं, इबादत खान के द्वार सभी के लिए खोल दिए। इबादत खाना न केवल ईसाइयों, जरथु स्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के लिए बल्कि नास्तिकों के लिए भी खोल दिया गया। तो इबादत खाना के जो द्वार थे, जो प्रार्थना कक्ष था, इनको खोल दिया गया सभी के लिए।
जो है 79 से 1580 ईस्वी में पूर्व में एक विद्रोह भड़क उठा। काजियों ने कई फतवे जारी करके अकबर को काफिर बेधर्मी करार दे दिया। अकबर के इबादत खाने के धर्माचार्य जो थे, हिंदू से जो धर्माचार्य थे देवी और पुरुषोत्तम, जैन के जो धर्माचार्य थे हर विजय सूरी, जिनचंद्र, और पारसी के जो धर्माचार्य थे दस्तूर मेहरजी राणा, और ईसाई से जो थे वो थे एकाबीबा और मोन्सेरात। याद रखिएगा। मौलवियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अकबर ने जो है एक महजर या महजरनामा की घोषणा जारी की। 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खानों में बहसों का सिलसिला बंद कर दिया, और इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि अकबर ने किसी नए धर्म की उद्घोषणा की थी। इसके लिए अबुल फजल और बंदायूनी ने तौहीद और इलाही शब्द का प्रयोग किया है। तौहीद और इलाही, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद। याद रखिएगा, एकेश्वरवाद। और इसके कह सकते हैं इसके साथ दीन अर्थात धर्म शब्द 80 साल बाद जो है जोड़ा गया। तौहीद और इलाही वास्तव में सूफी मत जैसा एक पंथ था। अधिकांश इसके सदस्य बन गए। दीक्षा का दिन रविवार होता था। नौ दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। वह उसे प्यार से उठाकर उसे एक मंत्र देता था, जिसे सूफियों की भाषा में शास्त्र कहा जाता था। क्या शास्त्र? इनमें अकबर का प्रिय सिद्धांत या सूत्र अल्लाह ओ अकबर या अल्लाह महान है, यह शामिल था। देखिए, बंदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी: संपत्ति का अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण और धर्म का अर्पण। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेल जोल पर और तरीकों से भी दबाव देने का जो है प्रयास किया। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया था। देखिए, सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद आरंभ किया गया। उसके बाद महाभारत, रामायण और गीता का अनुवाद आरंभ करवाया गया। पंचतंत्र और भूगोल से संबंधित कई रचनाओं का अनुवाद किया गया, और शायद सबसे पहली बार कुरान का अनुवाद किया गया। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार किए। उसने सती प्रथा को समाप्त कर दी। विधवा विवाह को कानूनी समर्थन दिया गया। विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दी गई। अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। उसने नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र और इतिहास आदि जैसे धर्मेतर विषयों की शिक्षा पर बल दिया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया। उसका दरबार नवरत्न कहे जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर को युवा अवस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1605 ईस्वी में अकबर के मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। वह अकबर के भांति धार्मिक और सामाजिक सुधारों में रुचि रखता था। उसने अपना संस्मरण तुजुक ए जहांगीरी स्वयं लिखा था। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो जहांगीर ने। जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था तथा उसने अपने दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों पर गर्व था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, जो एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है, इसका आविष्कार नूरजहां की मां असमत बेगम ने किया था। उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहां को बताया था। नूरजहां गुट क्या है? देखिए, अपने विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद नूरजहां ने अपना दल जो है बना लिया था, जिसे नूरजहां गुट या जुनता गुट के नाम से जाना गया। इस गुट में नूरजहां और उसके पिता एतमाउद्दौला, माता असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुरम शामिल थे। इस दल का प्रभुत्व 1622 ईस्वी तक जो है स्थापित रहा। देखिए, जहांगीर के लंबे समय तक बीमार रहने के कारण नूरजहां ने उसके कार्य और साम्राज्य का शासन प्रबंधन को संभाला, और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर जो है उसकी राय लिया करता था। वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज के सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम लिखा जाने लगा। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता के कारण फांसी दे दी थी। याद रखिएगा। जहांगीर ने बंगाल पर मुगलों के अधिकार को प्रभावशाली बनाया। अकबर का मेवाड़ के महाराणा से जो आरंभ में संघर्ष हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया। जहांगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के अपने पिता की जो नीति थी, इसको जारी रखा, कंटिन्यू रखा।
जहांगीर ने 1612 ईस्वी में अपने राजाभिषेक के 7वें वर्ष में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर इसे निगाह ए दस्त कहता था। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जो है बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था, याद रखिएगा। उसने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खा यानी इंग्लिश खा की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक जो है मुगल दरबार में रहा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर से विशेषाधिकार पाने में वह असफल रहा। हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल केनिंग था, जो 1612 ईस्वी में उसका पत्र लेकर मुगल दरबार में जो है उपस्थित हुआ, किंतु उसे भी यह जो सफलता है नहीं मिली। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 1615 ईस्वी में तीसरे अंग्रेज दूत के रूप में विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह के सेवा में उपस्थित हुआ। जहांगीर के शासन काल में ही इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को आगरा के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सर टॉमस ने जहांगीर के साथ एक कह सकते हैं कि व्यापारिक संधि करने का प्रयत्न किया, परंतु जहांगीर इसके लिए सहमत नहीं हुआ। सर टॉमस रो जो है ये 3 वर्ष तक आगरा में रहे और उसने मुगल दरबार के जीवन का जो है बहुत ही सजीव रूप से जो है वर्णन किया है। जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए जो है स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। तो न्याय की जंजीर के लिए किसको स्मरण किया जाता है? तो जहांगीर को। उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी हुई थी और उसको राजमहल के दीवार से जो है लटका दिया गया। उसने यह घोषणा की, यदि किसी के साथ सरकार ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है तो वह इस जंजीर को खींचकर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अपनी फरियाद सुना सकता है। जहांगीर ने 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जो है आरंभ की थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा का मतलब था, इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी अस्पा का मतलब था, इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और यूपीएससी तक के जो है एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। जहांगीर ने किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया था? निसार। इसके बाद शाहजहां के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहां अपने पिता के मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम खुरम था। यह जगत गोसाई का पुत्र था, यानी जोधाबाई का। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का जो है निर्माण करवाया, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। उसने इसी किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। तख्ते ताउस रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठता था। इसी तख्त में कोहिनूर नामक कीमती हीरा जो है जड़ा हुआ था। शाहजहां को जो है अपने शासन काल में सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोह का जो है सामना करना पड़ा था। दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज को जीत लिया और गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों ने मुगलों का जो है आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके साथ शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? संधि कर ली। शाहजहां ने अपने पुत्र शहजादा औरंगजेब को जो है दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण की समस्याओं को हल करने के बाद या हल कर लेने के बाद शाहजहां का जो ध्यान है उत्तर पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को जो है सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदखसा में अपनी सेनाएं जो है भेजी। शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था, परंतु वह सफल नहीं हुआ और इसके पश्चात शाहजहां ने पुनः 3 बार कंधार पर जो है अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह जो है इसमें भी असफल रहा। पुर्तगाली लोग हुगली को केंद्र बनाकर जो है बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। ठीक है, मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। 1657 में जो है शाहजहां बीमार पड़ा और उसके चारों पुत्र
सिंहासन प्राप्त करने के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। उसने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया और इस किले से शाहजहां ताजमहल को देख सकता था तथा अपनी पत्नी मुमताज महल को याद कर सकता था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में उसकी पत्नी के कब्र के पास दफना दिया गया। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। तो शाहजहां के जो शासनकाल है इसको द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए शाहजहां के पुत्र दारा सिको, शाह शुजा और औरंगजेब व मुराद थे। शाहजहां के जो पुत्र थे नाम क्या क्या था? दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा सिको एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। 1636 से 37 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। किस प्रथा को? चहार तस्लीम। 1634 ईस्वी में शाहजहां ने यह आदेश दिया, यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया, किंतु काशी के कविंद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी में उसे हटा दिया गया। खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर उसने गोवध को निषेध कर दिया। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो देखिए उत्तराधिकार का जो युद्ध है इसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो यहां पर आप देख सकते हैं जो स्थान बहादुरगढ़ है, यह समय है जनवरी 1658 का। शामिल जो पक्ष था वो था शाही सेना और शाह शुजा के मध्य, और पराजित कौन हुआ? तो पराजित पक्ष था शाह शुजा। दूसरा जो है धर्मत जो स्थान है, धर्मत में 1658 में जो शामिल पक्ष था शाही सेना, जसवंत सिंह, औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य जसवंत सिंह जो है इसमें पराजित हुआ। औरंगजेब और दारा के जो मध्य है और सामूगढ़ में युद्ध हुआ मई 1658 में, इसमें दारा जो है पराजित हुआ। औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य जो युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ? जो औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य युद्ध हुआ था खजुआ में हुआ था 1659 में। शुजा जो है इसमें पराजित हुआ। और औरंगजेब दारा के मध्य में जो युद्ध हुआ था देवराई में हुआ था अप्रैल 1659 में, और इसमें दारा जो है क्या हुआ? पराजित हुआ। तो याद रखिएगा। ठीक है, दारा ने अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ जो है भगवत गीता और वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि और कविंद्राचार्य हिंदी के महान विद्वान और कवि थे। संस्कृति का एक महान कवि जगन्नाथ था जिसे शाहजहां ने क्या किया था? इनको महाकवि राय की जो उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद औरंगजेब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित करके 1658 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन बैठा। उसने लगभग 50 वर्ष तक जो है शासन किया। उसका शासनकाल कठिनाइयों से परिपूर्ण था, यानी इसके शासनकाल में ज्यादा कठिनाई थी। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी यानी आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी यानी व्यापारिक चुंगियों को समाप्त कर दिया। उसने उलेमा वर्ग के सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया। उसने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने राज्य में सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और व्यक्तिगत जीवन में वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक भी था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। वह लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करता था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। पूना और कोंकण के आसपास के क्षेत्र पहाड़ी हैं और इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को परेशान करने में जो है सफल होते रहे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। उसके पिता बीजापुर के शासक के अधीन सेना में अधिकारी थे। बीजापुर को शक्तिहीन होता देखकर उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न किया।
बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा, किंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जय सिंह ने सूझबूझ से अपने ज्ञान से शिवाजी को सहमत कर लिया और वह उनके साथ औरंगजेब के दरबार में चले। शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया तथा उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी चालाकी से कैद से बाहर निकल आए। उन्होंने स्वयं को मराठा राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सन 1674 में वह राज सिंहासन पर बैठे। 1680 में अपने मृत्यु के पूर्व 6 वर्षों तक वह शक्तिशाली मराठा राज स्थापित करने में सफल हुए। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। इनमें से केवल रानी ताराबाई अपने छोटे पुत्र की, जो कि संरक्षिका थी, ये योग्य थी। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठों ने अपने राज का कह सकते हैं तेजी से विस्तार किया। उनका राज भारत का सबसे शक्तिशाली राज बनकर उभरा। मुगल साम्राज्य में होने वाले जो अन्य विद्रोह थे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। मथुरा जिले में जाटों ने विद्रोह किया। बीजापुर और गोलकुंडा में भी अनेक विद्रोह हुए जो वर्षों तक चलते रहे। अंत में ये दोनों राज 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए, जिसके कारण औरंगजेब का राजपूतों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। राजस्थान के 2 प्रमुख राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब के विरोधी हो गए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था और इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। सिख के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक के द्वारा स्थापित किए गए नए धर्म के अनुयायी सिख थे। गुरु नानक के पश्चात इस धर्म में 9 गुरु हुए। आरंभिक गुरुओं का ध्यान केवल धार्मिक पहलू पर केंद्रित रहा, परंतु धीरे धीरे सिखों के गुरु उनके सैनिक नेता बनने लगे। सिखों की शक्ति लगातार बढ़ती रही। इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मुगल प्रशासन ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी। देखिए, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैनिकों के रूप में संगठन आरंभ किया और उनके मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उनको तैयार किया। अब सिखों के लिए खालसा शब्द का प्रयोग होने लगा, जिसका अर्थ है शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अब उनके सैनिक दल बन गए। याद रखिएगा। मराठों के समान सिखों ने भी अनेक स्थानों पर आक्रमण किए। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों की भांति सिख स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर सके। देखिए, मुगल साम्राज्य अब इतनी शक्तिशाली नहीं रह गया था कि वह सिखों के विद्रोह का दमन कर सके। पुर्तगाली और अंग्रेज के बारे में इनके बीच की जो प्रतिक्रियाएं हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पुर्तगाली और अंग्रेज थे, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के लिए समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने बंगाल के खाड़ी में जहाजों के लूटने का कार्य फिर से आरंभ कर दिया था। उन्होंने चटगांव को अपना केंद्र बनाया और उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। इस सेना को पूर्ण सफलता मिली, क्योंकि उसने केवल चटगांव पर ही अधिकार नहीं किया, बल्कि बंगाल के पूर्वी भाग को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्र तट पर इस समय अंग्रेज समुद्री डाकू उपद्रव कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। वे भारतीय जहाजों को लूट लेते थे। सूरत में अंग्रेजों का एक कारखाना था, वहीं से अंग्रेज व्यापार करते थे। औरंगजेब के शासन काल में अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली अब नहीं रह गया था जितना वह अकबर के शासन काल में था। औरंगजेब कुछ परंपरावादी मुस्लिमों के प्रभाव में आ गया। इसने इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार शासन करने का निश्चय किया। देखिए, उसने यह नीति उसके पूर्वजों की शासन नीति से भिन्न थी। औरंगजेब एक परंपरावादी मुस्लिम बन गया था तथा वह अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। वह दरबार के विलासिता पूर्ण जीवन से विरक्त हो गया था तथा धार्मिक विश्वासों पर आधारित सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, अकबर जो सम्राट अकबर है, इसके द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। दूसरा प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाने में करता था। आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक हैं
अबुल फजल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यूज को जो है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। कौन था? अकबर। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने सर थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया। 6 नंबर है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। और प्रश्न संख्या 8, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा जहांगीर ने। दो अस्पा और सी अस्पा जो प्रथा है किसने प्रारंभ की थी? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न संख्या 9, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का जो है निषेध किया था? जहांगीर ने। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बताइए। किसने, मतलब कि किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। 11 नंबर है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो है दाम कहलाता था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? तो था टोडरमल, बी ऑप्शन। और 13 नंबर है, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार के अनुरूप है? अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो है पंचमहल। और 14 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर जो था इसका जो मकबरा है कहां पर है? बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर